गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज से हम नया चैप्टर स्टार्ट करेंगे, चैप्टर 6 उत्तक या टिश्यू। ठीक है, चैप्टर 6। तो आइए हम लोग देखते हैं इस चैप्टर में। पिछले अध्याय में हमने पढ़ा कि सभी जीवित प्राणी या पौधे कोशिकाओं के बने होते हैं। पढ़ाई हमने कोशिका के बारे में ही हमारा पिछला चैप्टर था। तो जो भी जीवित प्राणी हैं, यानी जंतु या पौधे, सभी किससे मिलकर बने होते हैं? कोशिकाओं से। और अगर जीवों की बात की जाए कोशिका का आधारभूत जीव कितने प्रकार के थे? 2 प्रकार के, एक कोशिकीय और बहुकोशिकीय। तो देखिए यहाँ दे रहा है, एक कोशिकीय जीव में सभी मौलिक कार्य एक ही कोशिका में किए जाते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे अगर हम अमीबा को देखें तो अमीबा की कोशिका में गति भी एक ही कोशिका में होती है, भोजन ग्रहण करने की क्रिया भी उसी कोशिका में होती है, गैसीय विनिमय भी उसी कोशिका में होता है और उत्सर्जन की क्रिया भी उसी एक ही कोशिका द्वारा संपन्न की जाती है। यानी समस्त जैविक क्रियाएं क्या होती हैं? केवल एक कोशिका में संपन्न होती हैं। लेकिन जब अगर हम बात करते हैं बहुकोशिकीय जीवों की, तो बहुकोशिकीय जीव में क्या होगी? लाखों कोशिकाएं हो सकती हैं, एक से अधिक यानी लाखों कोशिकाएं हो सकती हैं। अब ये इतनी अधिक कोशिकाएं हैं, तो इनमें से अधिकतर कोशिकाएं कुछ विशिष्ट कार्यों को ही संपन्न करने में सक्षम होती हैं। जैसे अब अगर हम एक बहुकोशिकीय जीव की बात करेंगे तो आगे हम पढ़ेंगे कि कुछ कोशिकाएं होंगी जो श्वसन करती हैं, कुछ कोशिकाएं होंगी जो उत्सर्जन का कार्य करेंगी, तो कुछ कोशिकाएं होंगी जो पाचन का कार्य करेंगी। यानी अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं और प्रत्येक विशेष कार्य कोशिकाओं के विभिन्न समूहों द्वारा किया जाता है, केवल एक कोशिका नहीं करेगी। मान लीजिए अगर लाखों कोशिकाएं हैं तो 100 को एग्जाम्पल के तौर पे 100 कोशिकाएं मिलकर कोई एक कार्य कर रही हैं, 1000 कोशिकाएं मिलकर कोई एक कार्य कर रही है, तो 100 कोशिकाओं का एक अलग समूह हो गया, तो 1000 कोशिकाओं का क्या हुआ? एक अलग समूह हो गया। स्पष्ट हो रहा है यहाँ से? फिर से एक बार सुनिए, अगर मान लीजिए किसी जीव में 1,00,000 कोशिकाएं हैं, तो उस लाख कोशिकाओं में उस जीव में, लाख कोशिकाओं वाले जीव में कई कार्य होते होंगे, श्वसन, उत्सर्जन, पाचन। तो पाचन के लिए अलग 100 कोशिकाएं समूह बनाकर कार्य कर रही हैं, उत्सर्जन करने वाली कोशिकाएं 1000 कोशिकाओं का अलग समूह है, श्वसन करने वाली कोशिकाएं जो हैं 500 कोशिकाओं का वो अलग समूह है। तो अलग अलग समूह है, अलग अलग कार्य कर रहा है। तो वही जो समूह होता है कोशिकाओं का, वही कहलाता है उत्तक। यानी कि देखिए, कोशिकाओं के ये समूह एक विशिष्ट कार्य को ही अति दक्षतापूर्वक संपन्न करने के लिए सक्षम होते हैं। एग्जाम्पल के तौर पे आपकी बुक में देखिए, जैसे मनुष्यों में पेशीय कोशिका फैलती है और सिकुड़ती है, जिससे गति होती है। एक कोशिका होती है जिसको हम कहते हैं पेशीय कोशिका। तो इनमें क्या होता है? फैलने और सिकुड़ने का गुण होता है। जब फैलने और सिकुड़ने के कारण मनुष्य में क्या होती है? गति होती है। यानी गति के लिए कौन सी कोशिका रिस्पॉन्सिबल है? पेशीय कोशिका। ऐसे ही तंत्रिका कोशिकाएं होती हैं। तंत्रिका कोशिकाएं जो होती हैं वो संदेशों की वाहक होती हैं। यानी मनुष्य में यदि किसी सूचना को पहुंचाना है, जैसे पिन चुभा, अगर पैर में पिन चुभा, तो पिन चुभने की सूचना कहाँ भेजनी है? मस्तिष्क तक भेजनी है। तो ये सूचना पहुंचाने का काम कौन करेगा? तंत्रिका कोशिका करती है। गति के लिए कौन सी कोशिका है? पेशीय कोशिका। सूचनाओं के लिए तंत्रिका कोशिका। ऐसे ही अगर हम कहें कि पदार्थों के परिवहन के लिए, जैसे हम भोजन करते हैं या अन्य ऑक्सीजन चाहिए, तो इनके परिवहन के लिए जो होती है वो होती है रक्त कोशिका। रक्त भी एक तरह की क्या है? कोशिका है, उत्तक है, बताया जाएगा अभी आपको। तो रक्त का क्या होता है? ऑक्सीजन, भोजन, हार्मोन और अपशिष्ट पदार्थों का वहन, यानी परिवहन का काम। पौधों में वाहक कौन होता है? तो पौधों में वाहक नलियों से संबंधित कोशिकाएं, जैसे जाइलम और फ्लोएम के बारे में आप पढ़ेंगे। तो जाइलम और फ्लोएम होता है वो वाहक का काम करता है, जो भोजन और पानी को एक जगह से दूसरी जगह ले जाता है। अब जो आपको मेन इंपॉर्टेंट लाइन जाननी है यहाँ पे ये, कि बहुकोशिकीय जीवों में श्रम विभाजन होता है। श्रम विभाजन एक वर्ड नया है जो आपके लिए। तो श्रम विभाजन का मतलब क्या? कि अलग अलग कार्य करने के लिए अलग अलग ग्रुप को डिसाइड कर दिया जाए, वह होता है श्रम विभाजन। तो अगर आप डिफिनीशन करें तो डिफिनीशन ये हो सकता है, बहुकोशिकीय जीवों में अलग अलग कोशिकाएं अलग अलग कार्य करने के लिए निश्चित होती हैं और इसी प्रक्रिया को श्रम विभाजन कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर आप एक क्लास का एग्जाम्पल लें, तो एक क्लास में ही जब कोई फंक्शन होता है तो क्या किया जाता है? अलग अलग ग्रुप को अलग अलग काम करने के लिए बांट दिया जाता है। कुछ ग्रुप से कहा जाता है कि आपको रूम सही करना है, तो कुछ ग्रुप से कहा जाता है कि आपको टीचर्स आएंगे तो उनको देखना है। तो ऐसे अलग अलग डिवाइड कर दिया जाता है, तो वह है श्रम विभाजन। ठीक है, तो शरीर के अंदर ऐसी कोशिकाएं जो एक तरह के कार्य को संपन्न करने में दक्ष होती हैं, सदैव एक समूह में होती हैं।
यानी अगर गति के लिए जो कोशिकाएं हैं, गति के लिए कौन सी कोशिका थी? पेशी कोशिका। तो पेशी कोशिका क्या करेगी? एक ही जगह एकत्रित रहेगी, एक समूह में रहेगी गति के लिए, और वही जो समूह होगा वह कहलाएगा उत्तक। कोशिकाओं का वह समूह क्या कहलाएगा? उत्तक। यानी कि शरीर के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है, और कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। डेफिनेशन याद रखिएगा, शरीर के अंदर, या आप कह सकते हैं बहुकोशिकीय जीवों के अंदर, एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। अगर आसान सी परिभाषा देखें तो कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं, लेकिन वो तो आपके अर्थ तक के लिए ठीक है। अभी आप 9th में हैं, अभी आपको डिटेल में हर चीज़ जाननी है। तो यहाँ पे कोशिकाओं के समूह को उत्तक कहते हैं। वो डिफिनेशन गलत तो नहीं है, लेकिन उससे कुछ बेटर में क्या होगा कि बहुकोशिकीय जीवों के अंदर एक निश्चित कार्य एक निश्चित स्थान पर कोशिकाओं के एक विशिष्ट समूह द्वारा संपन्न किया जाता है। कोशिकाओं का यह समूह उत्तक कहलाता है। ये उत्तक अधिकतम दक्षता के साथ कार्य कर सकने के लिए एक विशिष्ट क्रम में व्यवस्थित होते हैं। उत्तकों का क्या होगा? एक निश्चित सीक्वेंस होगा, किसी भी क्रम में नहीं लगे होंगे, एक विशिष्ट क्रम में लगे होंगे। रक्त, फ्लोएम तथा पेशी उत्तक उदाहरण कुछ एग्जाम्पल में क्या हो सकते हैं? तो रक्त उत्तक, रुधिर जो कहा जाता है, फ्लोएम उत्तक, पेशी उत्तक, ये सब क्या है? एग्जाम्पल है उत्तकों के। ठीक है, आगे पढ़ते हैं हम। वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं, यहाँ डेफिनेशन स्पष्ट करके दिया है कि वे कोशिकाएं जो आकृति में एक समान होती हैं तथा किसी कार्य को एक साथ संपन्न करती हैं, समूह में उत्तक का निर्माण करती हैं। किसी भी कोशिका के समूह का हम उत्तक नहीं कह सकते। मान लीजिए यहाँ एक्वेसी कोशिका है, उसके बगल में तंत्रिका कोशिका है, तो हम ये नहीं कहेंगे कि ये दोनों मिलकर उत्तक बना रही है। अगर दो पेशी कोशिकाएं एक साथ हैं तब हम उत्तक कह सकते हैं। तब भी हम कब कहेंगे उत्तक? जब वो दोनों मिलकर कोई एक कार्य कर रही है, तब तो वो उत्तक है। लेकिन अगर वो दोनों अलग अलग कार्य के लिए हैं तो वो उत्तक नहीं कहलाएगी। कोशिकाओं का समूह तब तक उत्तक नहीं कहलाता जब तक वो एक साथ मिलकर कोई विशिष्ट कार्य न करे। ठीक है, कुछ बहुकोशिकीय जीवों के बारे में आप पढ़ेंगे कि इनका शरीर संगठन बहुकोशिकीय होता है, किंतु इनमें श्रम विभाजन नहीं होता है। तो इसका मतलब वहाँ पे क्या होगा कि बहुकोशिकीय तो होते हैं लेकिन उत्तक का निर्माण नहीं होता है। सभी कोशिकाएं अलग अलग कार्य करती हैं। तो कुछ जीवों में होगा कि बहुकोशिकीय होता है, श्रम विभाजन होता है, इसका मतलब बहुकोशिकीय भी होती हैं और उत्तक का निर्माण भी हो रहा है। कुछ कोशिकाएं एक साथ मिलकर कुछ विशिष्ट कार्य कर रही हैं। नेक्स्ट पॉइंट है, क्या पौधे और जंतु एक ही तरह के उत्तकों से बने होते हैं? तो यहाँ हम जानते हैं कि पौधे के उत्तक और जंतु के उत्तक क्या दोनों एक जैसे हैं? देखिए, आइए हम विभिन्न उत्तकों की संरचनाओं तथा उनके कार्यों की तुलना करें। तो क्या पौधों और जंतुओं की संरचनाएं समान होती हैं? क्या दोनों समरूप कार्य करते हैं? देखिए, दोनों में स्पष्ट अंतर होता है। अगर हम देखें तो वैसे भी है। पौधे क्या होते हैं? स्थिर होते हैं। स्थिर होते हैं ना, ऐसा तो नहीं कि पौधे चलते हैं यहाँ से वहाँ कि अच्छा आज मेरे घर के सामने था, कल किसी और के घर के सामने चला गया वही पौधा, ऐसा तो होता नहीं। तो पौधे क्या होता है? स्थिर होते हैं, वे गति नहीं करते हैं और उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। ऐसा तो नहीं कि पौधे हैं अब उनको झुक जाना है। अलग अलग पौधों की क्वालिटी होती है, तो उन्हें सीधा खड़ा होना होता है। अतः उनमें बड़ी मात्रा में सहारा प्रदान करने वाले उत्तक होते हैं। ऐसे उत्तक जो पौधों को सीधा रखने में सहायता करें, और ये सहारा प्रदान करने वाले उत्तक प्राय मृत कोशिकाओं के बने होते हैं। जो भी ऐसे उत्तक जो सहारा प्रदान करने के लिए होते हैं वो कौन सी कोशिकाओं से बने होते हैं? मृत कोशिकाओं से। दूसरी तरफ अगर हम जंतु की बात करें तो जंतु इधर उधर विचरण करते हैं रहने की तलाश में, साथी, आश्रय, भोजन, इसकी तलाश में इधर उधर विचरण करते हैं, चलते हैं। तो पौधों की अपेक्षा ऊर्जा का अधिक उपभोग करते हैं ये, जितना ही ये चलेंगे उतना ही अधिक ऊर्जा खर्च होगी। तो जंतुओं के अधिकांश उत्तक क्या होते हैं? इसीलिए जीवित होते हैं और ऐसे उत्तक होते हैं जो उनको ऊर्जा प्रदान करें, उनको गति प्रदान करें। तो पौधों और जंतुओं के उत्तक में अंतर होता है। जंतु और पौधों के बीच उनकी वृद्धि के प्रतिरूप में एक और भिन्नता है। वृद्धि में एक और क्या है? तो पौधों की वृद्धि कुछ क्षेत्रों में ही सीमित होती है, होता है ना। पौधों का आप देखिए लंबाई बढ़ती जाती है, शाखाएं नहीं बढ़ेंगी, लंबाई ऊपर की तरफ पौधा बढ़ रहा है, शाखाएं एक निश्चित दूरी तक बढ़ के उसके बाद रुक जाएंगी। अब ये नहीं कि अब यहाँ से अब 1 मीटर तक आगे तक शाखाएं ही चली जाएं। शाखाएं क्या होती हैं? शाखाएं निश्चित
दूरी तक बढ़ती हैं, जबकि पेड़ की लंबाई क्या होती है, ऊंचाई बढ़ती चली जाती है। लेकिन जब जंतु की बात करें तो जंतु में केवल एक देशीय वृद्धि नहीं होती है। किसी का ऐसा तो नहीं होता कि कोई बच्चा लंबा होता चला जा रहा है और हाथ छोटा का छोटा ही रह गया, ऐसा तो होता नहीं है। जिस अनुपात में लंबाई बढ़ती है उसी अनुपात में हाथ पैर की भी लंबाई बढ़ रही होती है। तो जंतुओं में ऐसा नहीं होता है। जंतुओं में वृद्धि क्या होती है, सभी क्षेत्रों में समान रूप से होती है, जबकि पौधों की वृद्धि निश्चित क्षेत्र में सीमित होती है। तो इसलिए पौधों के कुछ उत्तक तो जीवन भर विभाजित होते रहेंगे, जैसे जो शीर्ष भाग के उत्तक हैं वो लगातार विभाजित होंगे और उनकी वृद्धि होती रहेगी। इसके पहले आपने कोशिका विभाजन पढ़ा है, तो कोशिका विभाजन में आपने पढ़ा है कि जब कोशिका विभाजित होती है तो वृद्धि होती है। तो यह कोशिका कौन सी विभाजित होगी, जो शीर्ष भाग पे होगा पौधे की कोशिकाएं वह विभाजित होंगी ताकि ऊपर वृद्धि होती चली जाए। तो लेकिन ऐसे उत्तक कुछ क्षेत्रों में ही सीमित रहेंगे, केवल शीर्ष में। अब वो अगर सोचिए अगर शाखाओं की तरफ भी वही उत्तक हो तो क्या होगा, लगातार वृद्धि होती जाएगी, शाखाएं अलग बढ़ रही हैं, शीर्ष भाग अलग बढ़ रहा है, तेजी से दोनों बढ़ते आ रहे हैं, तो सही नहीं है। तो उत्तकों की विभाजन क्षमता के आधार पर ही पौधों के उत्तकों का वर्गीकरण किया गया है कि वो कितने समय तक विभाजित रहते हैं, इसी के आधार पर उत्तकों का पौधों में वर्गीकरण है। तो देखिए मुख्य रूप से अगर पौधे के उत्तकों की बात की जाए तो दो प्रकार के होते हैं, वृद्धि अथवा विभजोत्तक तथा अस्थायी उत्तक। यानी पौधों में कितने प्रकार के उत्तक होते हैं, दो प्रकार के। पहला वृद्धि उत्तक या उसी को हम विभजोत्तक कहते हैं, और दूसरा अस्थायी उत्तक। ठीक है। जंतुओं की बात करें तो जंतुओं में कोशिका वृद्धि अधिक एक रूप होती है। अभी मैंने बताया कि वो एक तरह से बढ़ेगी, हाथ पैर सिर सब एक निश्चित अनुपात में बढ़ेगा। अतः जंतुओं में विभाज्य तथा अविभाज्य क्षेत्रों की कोई निश्चित सीमा नहीं होती है। वह अंग और अंग तंत्रों का संरचनात्मक संगठन जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं में अति विशिष्ट तथा सीमित होता है। अंग और अंग तंत्र जो होते हैं, तो अंग और अंग तंत्र की बात करें तो जटिल पौधे का मतलब जैसे सरल पौधे होते हैं, ब्रायोफाइट्स, जो आप वर्गीकरण में आपको बताया जाएगा, बायोफाइट्स का है। जैसे आप अभी फिलहाल के लिए समझिए जो छोटे छोटे घास जैसे पौधे हैं, छोटे छोटे पौधे होते हैं, तो वो सरल पौधों में आ जाएंगे। जबकि अगर हम एक पेड़ की बात करें, आम का पेड़, ताड़ का पेड़, तो ये क्या है, ये जटिल पौधे हैं। तो जब जटिल पौधों की अपेक्षा जटिल जंतुओं की बात की जाए, जटिल जंतु में मनुष्य भी आ सकता है, तो मनुष्य और पौधों की अगर बात की जाए तो हम देखेंगे कि जंतुओं में जो अंग तंत्र या अंग होता है विशिष्ट तथा सीमित होता है। यह मूल अंतर जीवधारियों के दो महत्वपूर्ण समूहों के जीवन यापन के विभिन्न तरीकों को दर्शाता है। जब हम देखेंगे तो उत्तक में जो अंतर है वही अंतर, उसी अंतर के कारण पौधे और जंतुओं में अंतर भी स्पष्ट दिखाई देता है। संरचनात्मक संगठन के कारण एक ओर पौधे गतिहीन होते हैं तो दूसरी ओर जंतु क्या होते हैं, प्रचलन करते हैं, यानी चलते हैं, और इनके लिए अंग तंत्र के विकास भी होते हैं। जटिल जंतुओं तथा पौधों के संदर्भ में उत्तकों की अवधारणा के बारे में अब आगे यहाँ दिया है। इससे दो क्वेश्चन है, अभी तक हमने जितना पढ़ा उससे दो क्वेश्चन है कि उत्तक क्या है, ठीक है, और बहुकोशिकीय जीवों में उत्तकों का क्या उपयोग है। तो इन दोनों के आंसर आप लिख के अभी बताएंगे मुझे। छोटा सा ये वीडियो था केवल एक टॉपिक का, कि आपको फिलहाल यहाँ तक समझ में आ जाए। नेक्स्ट टॉपिक में हम पढ़ेंगे पादप उत्तक या विभजोत्तक के बारे में। एक बार में एक टॉपिक पढ़ेंगे तो हमें ज़्यादा स्पष्ट समझ में आएगा। तो हमारा अगला टॉपिक होगा पादप उत्तक, और पादप उत्तक में विभजोत्तक के बारे में। फिलहाल जितना बताया गया है उसे आप समझाने के लिए आपके लिए था, इसे समझिए और इस पे आधारित इन दोनों क्वेश्चंस के आंसर लिख कर दिखाइए। थैंक यू।